दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर का है। भूकंपीय तरंगें होती हैं, उसमें भी पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स और फोकस क्या है, एपी सेंटर क्या है, रिएक्टर स्केल क्या है, मर्केली स्केल क्या है, शेडो जोन क्या है, छाया क्षेत्र क्या है, सब कुछ समझेंगे अपन बहुत जल्दी से। ठीक है साहब, कथा शुरू करते हैं भूकंपीय तरंगों की। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगें शुरू करने से पहले पहले यही जान लो कि भूकंप क्या होता है। जी तो जानते ही होगे, भागो भूकंप आया है, भाग भाग डी के बोस, गाना सुना होगा आपने, भाग भाग डी के बोस उस तो ये क्या होता है, जब अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर हो रहे हो, जमीन के अंदर जो हलचलें हो रही हैं, बहिर्जात बल जो जमीन के ऊपर हलचलें हो रही हैं। ठीक है, जमीन के ऊपर हलचल कैसे होगी, मान लो तेज हवा आ गई, उड़ गया सब कुछ, है कि नहीं, या फिर कुछ और हो गया ऐसा ऊपर, तो अंतर्जात या बहिर्जात बलों के कारण अगर कोई कंपन आएगा जमीन पर तो भूकंप आ जाएगा साहब, ये सब जानते हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ ये जाननी पड़ेगी कि ये क्या होता है। अब मेन कहानी शुरू होगी। फोकस, भूकंप मूल या उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, फोकस। तो साहब पृथ्वी के नीचे होता है फोकस, ठीक है तो फोकस कहाँ होगा, नीचे होगा कि नहीं साहब। तो पृथ्वी के नीचे वह स्थान जहाँ से तरंगों की उत्पत्ति होती है। ठीक साहब, तरंगें उत्पन्न हो रही हैं नीचे से, ठीक साहब, है कि नहीं। अब भाई तुम याद कर लो चाहे कैसे भी कर लो। ठीक साहब, तो फोकस क्या है, जमीन के नीचे जहाँ से तरंगें जो है उत्पन्न हो रही हो। ठीक साहब, ये फोकस हो जाता है। इसको इंग्लिश में याद कर लो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हिंदी में उद्गम केंद्र मूल मूल कहते हैं, वो समझ में आएगा नहीं। फिर अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र ऊपर होता है ज़मीन के, जैसे फोकस नीचे है तो अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर है। तो जैसे ज़मीन ये हो गई मान लो, ठीक है, यहाँ हो गया आपका, ये हो गया फोकस नीचे, तो ज़मीन पर ये हो गया एपी सेंटर, ये एकदम सीधी रेखा में होता है। तो ज़मीन पर फोकस के जस्ट ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र। ठीक है, तो अधिकेंद्र आपने समझ लिया कि जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर हो। उद्गम केंद्र मतलब फोकस, जो उद्गम केंद्र ये लिखा है ना, उद्गम केंद्र मतलब फोकस, तो के ठीक ऊपर पृथ्वी पर हो 90 डिग्री के। भाई ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, सीधे एकदम। तो ये वो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर। ठीक है, आगे समझते हैं अपन लोग, समझते जाओ। अगर समझ गए तो भाई गोला भर दोगे सही में हंसते मुस्कुराते हुए, नहीं तो फंस जाएगा मामला। फिर भूकंप का अध्ययन किसको कहते हैं, सिस्मोलॉजी को। ठीक है, साइंस में भूकंप के अध्ययन शाखा को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको नहीं पता चलेगी, हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन हम तो बता ही रहे हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस, जो गैस होती है रेडॉन गैस, इसमें वृद्धि होने लगती है अचानक से। ठीक है, तो जैसे इस वृद्धि अचानक से रेडॉन गैस में होने लगती है, वैसे ही भूकंप आता है। तो बाद में पता चला कि रेडॉन में अगर धीरे धीरे वृद्धि होने लगे तो समझ लो भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो रेडॉन जो है फिर क्या होगा, भूकंप आने का संकेतक हो जाएगी कि रेडॉन गैस में अगर अचानक से वृद्धि होने लगे तो समझ जाओ भूकंप आने वाला है। क्लियर, ये भी आप समझ गए साहब। आगे, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, 3 तरह की होती हैं, पी एस एल। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इनमें से जो पी और एस है ये भूगर्भीय तरंगें होती हैं। ठीक है, पी और एस है ये क्या होती है, भूगर्भीय तरंगें। ठीक साहब, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम पे। अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो तो अपने नोट्स बना लें भाई, उनने अगर मेहनत करी है तो खुद का लिखा हुआ सबसे अच्छा होता है। फिर भी हम इस वीडियो की टेलीग्राम पर भेज देंगे पीडीएफ, ताकि आप आराम से, अगर नहीं भी लिख रहे हो तो आप आराम से उसको देख भी सको। तो पी और एस तरंगें जो होती हैं वो होती हैं भूगर्भीय। भूगर्भीय का मतलब होता है ज़मीन के अंदर पी और एस तरंगें हैं, और जबकि धरातली कौन सी होती है, एल तरंगें, यानी ज़मीन के ऊपर धरातल पर हैं एल तरंगें। ठीक, तो भूगर्भीय अगर पूछी जाए तो पी और एस है, जबकि एल कौन सी है, धरातली है। ठीक है, अब अपन समझते हैं पी एस एल में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या इनमें चीज़ें समझनी चाहिए। पी तरंग है, इसको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, तभी तो प्राइमरी वेव्स से तो नाम पड़ा है। एस तरंग है, इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ठीक, एल वेव्स इसको कहते हैं लव वेव्स, लव वाला भी मैटर है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले पी तरंगें समझते हैं प्राइमरी। तो पी तरंगें प्राइमरी इसलिए होती हैं, प्राथमिक इसलिए होती हैं, क्योंकि इनका अनुभव सबसे पहले किया जाता है। जैसे ही भूकंप आएगा सबसे पहले जो तरंगें अनुभव की जाएंगी वो होती हैं पी तरंगें। इसीलिए इनको प्राथमिक तरंगें कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले अनुभव की जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर ये जो तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, पी वाली।
पी तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब ये होता है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो पी जो तरंगें हैं वो सबसे पहले अनुभव की जा रही हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। और ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, इसीलिए इनको ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। ठीक, ये आपने प्राइमरी वेव्स यानी पी वेव्स को समझा। एस वेव्स से समझते हैं अपन। एस का मतलब अभी समझाया था, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें होती हैं ये सेकेंडरी। तो इनका जो अनुभव पी तरंगों के बाद किया जाता है, इसीलिए ये सेकेंडरी हैं। प्राइमरी ये हो गई क्योंकि सबसे पहले अनुभव हो रहा है, सेकेंडरी ये हो गई क्योंकि ये दूसरे नंबर पर अनुभव हो रहा है, इसीलिए इनको द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं। देखो पी तरंगें थी ये अनुदैर्ध्य थी, अनुदैर्ध्य, ठीक है, जबकि एस तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ हैं। अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसवर्स कहते हैं उसको। तो ये ट्रांसवर्स हैं यानी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें सिर्फ केवल ठोस पे ही गमन कर पाती हैं। ये हमने अपने टेस्ट में, जो टेस्ट में भी आया भी था, ये कुछ अभी जो हम टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें कि एस तरंगें अनुप्रस्थ हैं, एक स्टेटमेंट था भी ये फिजिक्स के जो फिजिक्स वाला टेस्ट हुआ था उसमें। तो एस तरंगें कौन सी हो जाती हैं? अनुप्रस्थ, और जो केवल ठोस में गमन करती हैं, ठीक है। जबकि एल वेव्स क्या है? ये तो लव है। लव होता है जहाँ लव होगा ना भाई, मोहब्बत जहाँ होगी, समझ लो धुआं मचना है। इसका मतलब है कि एल वेव्स सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। बाकी ये धरातली हैं, ये तो अभी अपन ने समझा, एल वेव्स धरातल पे हैं, तो ये ज़मीन पर आती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं कौन सी? एल वेव्स, ठीक है। ये पी एस एल अपन ने तीनों समझ लिए। अब देखो ये एक सीधे सीधे फॉर्मूला है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जहाँ भी बात गति की आए कि कौन सी वेव्स की कौन सी गति ज़्यादा है, कम है, किसकी है, ऐसे आए, तो गति के हिसाब से पी की सबसे ज़्यादा गति होती है, फिर एस की, फिर एल की, ठीक है। यानी पी की गति सबसे ज़्यादा है, फिर एस की है, फिर सबसे कम एल की है। जबकि अगर तीव्रता की बात की जाए तो तीव्रता पी की सबसे कम है, ठीक है, और एल की सबसे ज़्यादा है। तो यानी सबसे ज़्यादा एल की तीव्रता है, फिर उससे कम एस की और सबसे कम पी की है। तो ऐसे ही आप दिमाग में ये याद रख लो कि गति और तीव्रता में उल्टा संबंध है आपस में। पी इस तरीके से, ऐसा चार्ट एकदम दिमाग में रख लो, जब गति की बात की जाए तो ये चार्ट है, जबकि तीव्रता की बात की जाए, इंटेंसिटी की बात की जाए तो ये वाला चार्ट है। ये इधर ऐसे घुमाना था, इधर ये ऐसे घुमाना है। हमने तो ये रट लिया, एक तरीके से रट गया हमें तो, कि ऐसे आ जाता ना कि एस की तीव्रता एल से ज़्यादा है, कि इससे ज़्यादा, कि उससे ज़्यादा, दिमाग की तीव्रता ठंडी पड़ जाती है। तो हमने तो इसलिए इसको ऐसे याद कर लिया है, पी एस एल ऐसे लगाओ जब गति की बात हो तो ये चिन्ह लगेगा, और पी एस एल ऐसे लगाओ जब तीव्रता की बात हो तो ये चिन्ह लगेगा, बस, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये भी समझ लिया। आगे बात करते हैं अपन छाया क्षेत्र की, शेडो जोन। ये क्या होता है साहब? ठीक है, तो शेडो जोन कुछ नहीं है, छाया मतलब जहाँ जहाँ भूकंप की तरंगें दिखाई नहीं देंगी, चलेंगी नहीं, तो वो एरिया कहलाता है छाया क्षेत्र। जहाँ छाया ही छाया है, भूकंप की तरंगें है ही नहीं। तो जहाँ तरंगें गति नहीं कर पाती उसे कहते हैं छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र किसे कहेंगे? जहाँ तरंगें गति कर ही नहीं पाती। कौन सी तरंगें? जेई पी एस एल, ठीक है। जहाँ तरंगें ठंडी पड़ गई, जहाँ पे उनका काम ही नहीं, चल ही नहीं रही हैं, चल ही नहीं पा रही हैं, तो वह उनको उस एरिया को क्या कहा जाएगा? छाया क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं शेडो जोन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है शेडो जोन, वो समझते हैं। देखो 105 डिग्री से 145, जमीन देखो ऐसी गोल है जमीन पृथ्वी, तो 105 यहाँ से, मतलब आप चित्र से समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने से अच्छा है कि चित्र फित्र बनाओ, उसमें कोई मतलब नहीं, समझ में आएगा नहीं। इससे इतना देसी भाषा हम समझते हैं कि 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का जो एरिया है ज़मीन पे, वहाँ ना तो पी और एस दोनों तरंगें ही गति नहीं कर पाती। 105 से लेके 145 डिग्री तक के एरिया में ना तो पी चल पा रही है ना एस चल पा रही है, पी और एस दोनों तरंगें ही गति नहीं कर पाती। तो फिर जब दोनों ही की दोनों गति नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब है कि 105 से लेके 145 तक दोनों का ही छाया क्षेत्र हो जाएगा। भाई छाया क्षेत्र क्या होता है? छाया क्षेत्र वही तो होता है कि जहाँ तरंग गति कर ही नहीं पा रही है। तो 105 से 145 तक जब दोनों ही गति नहीं कर पा रही, तो इतना एरिया दोनों के लिए क्या हो जाएगा? दोनों के लिए हो जाएगा छाया क्षेत्र। यानी दोनों तरंगों की बात की जाए तो छाया क्षेत्र क्या हो गया? 105 से 145 तक, ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना। लेकिन मान के चलो 145 डिग्री के बाद क्या होगा? 145 डिग्री से बाद, ठीक है, इसके बाद के होना चाहिए यहाँ, 145 डिग्री के बाद,
इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद तो भाई अभी तक तो पी और एस दोनों ही नहीं चल पा रही थी, लेकिन यहाँ पी जो है वो चलने लगती है अकेले, बेवफाई कर देती है एस के साथ। पहले पी और एस दोनों ही नहीं चल पा रहे थे। अब 145 के बाद पी ने कहा एस से, कब तक मैं तुम्हारे इस तरीके से साथ रहूँगी, मैं जा रही हूँ, तुम अपना देखते रहना, ठीक है? तो पी तरंगे अपना गति करने लगती हैं, बेचारी एस तरंगे वहीं की वहीं रुकी रह जाती हैं और वो नहीं चल पाती। ऐसा हो जाता है कभी कभी भाई, कामयाब लोग आगे बढ़ जाते हैं और एस जो है वहीं रह जाते हैं। मान के चलो पी से लड़की है प्रिया और एस से लड़का है संभव। अब संभव तो 145 डिग्री के बाद आगे चल ही नहीं पाई, लेकिन प्रिया जो है चली गई आराम से 145 डिग्री के बाद। तो पी यानी प्रिया वाली तरंगें तो चली गई, एस बेचारे ठंडन गोपाल वहीं के वहीं सड़े रह गए, ठीक है? तो इस तरीके से आपने समझा कि 145 डिग्री के बाद पी तरंगें तो गति करने लगती हैं, लेकिन एस तरंगें गति नहीं कर पाती। अब जब नहीं कर पा रही एस तरंगें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र तो कॉन्टिन्यू रहा। भाई छाया क्षेत्र क्या होता था? तरंगें गति नहीं कर पाएंगी तो छाया क्षेत्र है। तो एस तरंगें तो गति नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब एस का तो छाया क्षेत्र बना रहा, लेकिन प्रिया तो चली गई। जब प्रिया चली गई तो प्रिया ने अपनी ज़िंदगी की छाया क्षेत्र को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है रोशनी रोशनी हो गई, क्योंकि प्रिया तो चली गई, छाया हट गई, रोशनी रोशनी आ गई प्रिया की लाइफ में, क्योंकि प्रिया ने गति शुरू कर दी थी। तो पी का छाया क्षेत्र खत्म हो गया, क्योंकि पी तरंगें गति करने लगती हैं। बेचारी एस का छाया क्षेत्र बना रहा, क्योंकि एस तरंगें गति नहीं कर पाई। इसका मतलब ये हुआ कि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा है, क्योंकि भाई एस का छाया क्षेत्र इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि इनका छाया क्षेत्र बना रह गया। ये स्टेटमेंट लगता तो ऐसा है कि एस का बड़ा हो गया, संभव इसीलिए जो है बस दिमाग का खेल है कि छाया क्षेत्र बड़ा है हमारा, इसको सोच के संभव बेटा खुश भला ही होते रहो, लेकिन तुम वहीं के वहीं रुके हुए हो, सड़े हुए हो, क्योंकि पी तो चली गई। छाया का क्षेत्र तो एक नेगेटिव चीज़ है ना, यानी छाया मतलब कि पी की ज़िंदगी में रोशनी आ गई, तो रोशनी इसकी ज़िंदगी में आ चुकी है, इसका मतलब छाया इसकी ज़िंदगी में कम हुई। एस वहीं के वहीं रुके रह गए, इसके मतलब एस संभव की ज़िंदगी में छाया ज़्यादा आ गई, रोशनी नहीं आ पाई, ठीक है? तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से बड़ा है। यहाँ ये बात समझनी पड़ती है, कई लोग इसमें उल्टा कर देते हैं, जबकि छाया क्षेत्र का मतलब है नेगेटिविटी। भाई चल ही नहीं पा रही हैं तो ये नहीं चल पा रही, इसका मतलब छाया क्षेत्र बड़ा हो गया एस का। छाया क्षेत्र मतलब बिल्कुल सड़ा हुआ मामला, ज़िंदगी रुकी हुई है, तो पी तरंगों की एस तरंगों की ज़िंदगी रुक गई ना, पी तो आगे निकल गई थी अपनी लाइफ में। तो अपन ने ये भी समझ लिया। आगे भूकंप मापने के स्केल होते हैं। भूकंप मापने के दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है रिएक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल, ठीक है? एक होता है रिएक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल, दो तरह के स्केल होते हैं साहब। तो 0 से लेके 10 तक की जो संख्याएं होती हैं वो रिएक्टर स्केल में होती हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे रिवाइज करा दूँ, अभी ज़्यादा कुछ हो गया तो लाओ रिवाइज कर लो, 1 मिनट में रिवाइज करा देंगे। देखो भूकंप क्या था? अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण जो कंपन हो रहे हैं, सिंपली। फोकस कहाँ था? नीचे था, तो पृथ्वी के नीचे वो स्थान जहाँ तरंगों की उत्पत्ति होने लगे फोकस हो जाएगा। अधिकेंद्र कहाँ है? ऊपर है, जो फोकस के ठीक ऊपर होता है, तो वो क्या हो जाता है? एपी सेंटर। अधिकेंद्र 90 डिग्री के एकदम टनटनाते हुए, ठीक साहब। फिर ये सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन है, ये भी समझ लिया आपने। रेडॉन गैस अगर वृद्धि करने लगे तो समझ जाओ भूकंप आने वाला है, तो रेडॉन गैस संकेतक हो जाती है भूकंप आने का। फिर ये 3 तरंगें होती हैं, पी एस एल। पी और एस कौन सी होती हैं? भूगर्भीय होती हैं, जबकि एल कौन सी होती है? धरातली होती है, ज़मीन पे आती है। पी एस एल में अंतर समझते हैं। सबसे पहले अनुभव करते हैं पी को, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं, और ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं पी वाली, इसलिए ये तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। एस होती हैं वो पी तरंगों के बाद में अनुभव होती हैं दूसरे नंबर पर, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगा कहते हैं। ये अनुप्रस्थ होती हैं, इसलिए केवल ठोसों में चल पाती हैं। एल तो लव होता है तो विनाश हो जाता है बाद में, ठीक है? पहले बहुत अच्छा लगता है, फिर तुमसे बुरा कोई नहीं है, पहले तुमसे प्यारा कोई मासूम नहीं है, और बाद में तुमसे ज़्यादा बुरा कोई तुमसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं है, ठीक है? तो ये तो आपने देखा, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं एल। गति और तीव्रता के मामले में मैंने आपको कोशिश करी कि जब भी गति की बात आए तो पी एस एल ऐसे लिखो और ऐसे ऐसे कर दो, तीव्रता की बात आए तो पी एस एल सेम लिखो लेकिन ऐसे ऐसे कर दो, तो आसानी से निकाल लोगे, नहीं तो याद ही नहीं कर पाओगे किसकी ज़्यादा किसकी किससे कम। तो ये कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक भी बन जाती है। फिर शैडो जोन, भाई जहाँ तरंगें गति नहीं कर पाएंगी उसे शैडो जोन कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। 105 से 145 तक
पी और एस दोनों ही नहीं चल पाती, इसका मतलब दोनों का ही छाया क्षेत्र हो गया 105 से 145। जबकि 145 के बाद प्रिया आगे निकल जाती है, संभव वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। ठीक है, तो पी तरंगें तो गति करने लग गई, इसका मतलब है पी तरंगों का छाया क्षेत्र खत्म हो गया। खत्म हो गया भाई, जो जो आगे निकल गया उसकी ज़िंदगी में छाया, यानी जो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा था, छाया होती है तो अंधेरा हो जाता है ना, तो ये जो जिसकी ज़िंदगी में जो अंधेरा था वो खत्म हो गया। जबकि संभव तरंगें, जो एस तरंगें, वो गति नहीं कर पाई, संभव वहीं के वहीं रुके रह गए, चल ही नहीं पाए, तो संभव की ज़िंदगी में अंधेरा जो है बरकरार रहा, छाया क्षेत्र बना रहा। तो देखा जाएगा तो संभव का जो है अंधेरा ज़्यादा बड़ा हो गया प्रिया से, तो एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा हो गया। भाई अंधेरा ज़्यादा बड़ा हुआ संभव की ज़िंदगी में, प्रिया तो आगे निकल गई। ठीक है, फिर ये भूकंप मापने के स्केल है, रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल की बात की जाए तो अब ये देखो यहाँ समझ लेते हैं अपन, 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं रिएक्टर स्केल में, जबकि मर्केली स्केल में 1 से 12 होती हैं। रिएक्टर में 0 से 10 हैं, जबकि मर्केली में 112 हैं। ये दोनों के दोनों स्केल नापते भूकंप हैं, बस थोड़ा सा अंतर ही है इनमें। रिएक्टर स्केल ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड, जबकि मर्केली स्केल क्लोज एंडेड है। ठीक है, रिएक्टर कैसा है, ओपन एंडेड, जबकि मर्केली कैसा है, क्लोज एंडेड। मर गया ना, मर गया तो क्लोज हो गया, मरने के बाद क्लोज हो जाता है मामला है कि नहीं, मर गए तो क्लोज हो गए, क्लोज हो गई, फाइल खत्म इनकी, मर गए अब क्या, तो क्लोज हो गई। ठीक है साहब, ठीक है। जब एक चीज़ और, रिएक्टर जो स्केल है वो लॉग होता है, आपने लॉग सुना है, लघु गणक, तो लघु गणक के बेस पे, यानी लॉगरिथमिक बेस पे काम करता है। जबकि जो मर्केली स्केल है वो लीनियर यानी सामान्य रेखीय तरीके से ही काम कर लेता है। ये थोड़ा सा लॉगरिथमिक क्या कहते हैं, लॉगरिथमेटिक, ये लीनियर यानी सामान्य रेखीय। ये जो है मात्रात्मक मतलब कि क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी वाला है। ये क्या कहते हैं, नहीं क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी कहते हैं ना, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी वाला है, मात्रात्मक है। जबकि गुणात्मक कौन सा है, मर्केली, ये क्वालिटी वाला है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि ये नाप लेता है कि कितनी मतलब मात्रात्मक का मतलब है कि कितना इसने तबाही मचाई। जबकि गुणात्मक में देखते हैं कि किस लेवल पे लोग परेशान हो पाए, बस। ठीक है, तो इसमें आप बहुत अंतर में मत घुसो, बस इतना जान लो कि ये मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है। ठीक है, रिएक्टर और मर्केली भी समझ लिया। ये 0 से 10 था, ये 1 से 12 है। रिएक्टर ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड है, मर गए तो क्लोज हो गया। जबकि ये लॉग वाला है, ये लीनियर है, सामान्य रेखी, और ये लघुगणकीय है। जबकि ये मात्रात्मक है, जबकि ये गुणात्मक है। अब देखो इसी के बेस पे ये सवाल भी आया था ROARO 2017 में। बताओ कमेंट में कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, इनमें से कौन सा क्या कहते हैं उसे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा भूकंप का PSL वेव्स का सब समझ में आया होगा। बाकी हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन लेनी नहीं है, धीरे धीरे करके आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है, आप खुद भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया।